had studied about the heat capacity and relationship between Cp and Cv. We have also studied about the enthalpy, change in enthalpy, and in this series we are going to discuss about the type of enthalpies. देखो कई टाइप की enthalpies भी होती हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि enthalpy है क्या, भाई एनर्जी है, और चेंज इन enthalpy क्या है, एनर्जी चेंज. तो ये फॉर्मेशन में भी यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ enthalpy, एंड इसे ये यूज होता है और किसमें, वेपराइजेशन में हो सकता है, इसके बाद कंबशन में. तो ये डिफरेंट टाइप के एनर्जीज होती हैं, डिफरेंट टाइप के एंथैल्पीज होंगी. तो एक एक करके हम इन पर को डील करते हैं. चलो देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ एंथैल्पीज. ओके, तो शुरू करते हैं टाइप ऑफ एंथैल्पी. और इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब यहां आप देख रहे हो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो सकता है, बताओ. देखो वो एनर्जी जो फॉर्मेशन में यूज किया गया उसे हम क्या नाम दे देते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है समझने के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि द हीट एनर्जी which is the heat energy change accompanies the heat energy change accompanies the formation of 1 mole of a compound from its constituting elements. कहता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है द हीट एनर्जी चेंज एक्कम्पनीज, जो उसमें जुड़ता है जिस हीट एनर्जी की वजह से, द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड को बनने के लिए किससे, भाई कुछ कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट होंगे. तो उन कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट में जो एनर्जी लगी किसी कंपाउंड को बनने के लिए, मींस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी हियर. रिएक्टेंट में जो एनर्जी लगी और उसकी वजह से जो कंपाउंड हमारा बना, तो जितनी एनर्जी उस रिएक्शन को कवर करने में लगी, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं. एक एग्जांपल है हमारे पास. एग्जांपल, कार्बन सॉलिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म CH4 गैस, मीथेन बना. और इसमें जो एनर्जी लगी उसे हम कहेंगे डेल्टा. यहां ये लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा FH. ये कितना इसमें लगा, -74.8 किलो जूल. ठीक है, सॉरी केजे पर मोल. तो बताओ इस केस में कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर रिएक्टेंट टुगेदर. कार्बन रिएक्ट्स विद 2 molecule of hydrogen and form 1 molecule of methane. मींस 1 मोल मीथेन के बनने में कितनी एनर्जी लगी हमारी, -74.8 किलो जूल पर मोल. तो ये जो -74.8 किलो जूल पर मोल है, ये क्या कहलाएगा हमारा, enthalpy of formation, and it is denoted by enthalpy
of formation is denoted by delta FH. ठीक है, डेल्टा FH से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. क्लियर है? तो इसे आप जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम आगे कैरी करते हैं. नाउ स्टैंडर्ड enthalpy of formation. अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, तो इसे समझो. पहले लिख लेते हैं, फिर समझते हैं. चेंज इन एंथैल्पी that accompanies the formation of one mole of a substance from its constituting particles or elements under standard condition of temperature and pressure. कहता है कि change in enthalpy that accompanies the formation of one mole of a substance from its constituting elements. किसी constituting elements के मिलने से जो फॉर्मेशन हुआ, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, उसमें जो चेंज इन एंथैल्पी है वो किस पर, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. उसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर एंड प्रेशर. कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन होगा. स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर का कितना होता है, तो ये होता है हमारा 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 atm. मींस इस कंडीशन पर अगर कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दो एलिमेंट के कंबाइन होने से अगर कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और उसमें ये कंडीशन दिया हुआ है 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, तो उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ओके, कॉपी फास्ट. And standard enthalpy of formation is denoted by standard enthalpy of formation is denoted by delta FH naught. डेल्टा FH नॉट हम इससे डिनोट करते हैं. ये कि जहां पर दिखेगा आपको, आप क्या समझोगे इसे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. क्लियर है? अब देखो, अब हमारे पास एक और पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो हम कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चलो देखते हैं. स्टैंडर्ड enthalpy of standard enthalpy of क्या, reaction, and it is denoted by delta RH naught. ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, तो स्टैंडर्ड देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डिनोटेड बाय डेल्टा RH. ओके, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ
रिएक्शन हम निकालते कैसे हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा पी एच नॉट माइनस डेल्टा आर एच सॉरी एफ एच नॉट, यहां आर नहीं होता, एफ होता है, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी के लिए हम यूज करते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ एंथैल्पी। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहां एक समस्या आपको आ सकती है कि मान लो रिएक्टेंट में, अगर भाई एक रिएक्टेंट तो होगा नहीं, रिएक्टेंट एक होगा तो प्रोडक्ट दो हो सकते हैं, रिएक्टेंट दो हो सकता है, प्रोडक्ट दो हो सकते हैं, क्यों? डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस आते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि यहां पर आप लगा दोगे सिग्मा, ठीक है, मींस सम ऑफ एंथैल्पी, सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? ओके, नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन नाउ। ओके, और क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और रिएक्शन क्या है? रिएक्शन हमारे पास है CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन, CO2 प्लस H2 गैस gives CO plus H2O in gaseous state given that standard enthalpy of formation for CO2 carbon monoxide and H2O are कितना दिया है? -393.5 -113.3 and -241.8 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दिया गया है? एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, गिवन दैट एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज नोन एज वाटर in gaseous state are minus so and so, what is given written on the board. Okay, we have to calculate enthalpy of reaction means this term। तो देखो सीधी सी बात है कि अब इसमें आप लोग लिख चुके होंगे, मैं इसे रेज करता हूं, पॉज करना, लिख लेना। ओके, हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है this one and this one, ये किसके लिए दिया हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। ये किसके लिए है? H2 के लिए है। और ये किसके लिए है? सॉरी नॉट H2, ये किसके लिए है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये किसके लिए है? H2O के लिए। यहां आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी, वो आप ये देखोगे, ये दिख रहा है, तो इसमें हम ध्यान ये देना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
ऑफ एनी मॉलिक्यूल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एनी independent molecule or atom is independent molecule or atom is zero। ये क्या होता है, जीरो। मीन्स अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। ओके, तो कैलकुलेट करो, पुट दिस वैल्यूज इन दिस रिएक्शन। लुक, तो हमारा रिएक्शन क्या था, हाँ एक मिनट, रिएक्शन था, पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 gives carbon monoxide plus H2O and all are in gaseous state। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या होता है। अब इन सब की वैल्यू आप पुट अप कर दो। क्या करोगे, डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, मींस इसका और इसके एंथैल्पी का सम। दिस इज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज फॉर वाटर, सो एड इट, माइनस 113.3 प्लस what, minus 241.8 minus sum of standard enthalpy of formation, means कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, माइनस 393.5 एंड प्लस जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो। इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के लिए हमने क्या लिखा, इट विल बी जीरो। क्लियर है ना। चलो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 335.1 प्लस, इसे आप ये तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस 393.5 होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को आप इंक्लूड करोगे, कितना आ जाएगा 213। अब इसमें से आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा रिजल्ट, 38.4 किलो जूल पर मोल, सॉरी नॉट पर मोल, किलो जूल। तो डेल्टा आर एच नॉट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी 38.4 किलो जूल। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। ये सब जो डेटा हमारे पास दिए हुए थे, इन डेटा को कुछ करना नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप इसको ध्यान में रखो कि हमें करना क्या है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हमें निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हमें ये पता होनी चाहिए कि सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये जो दोनों हमारे पास हैं डेटा, ये दिए रहेंगे, जैसा हमने अभी क्वेश्चन में देखा था, इन सब के डेटा दिए रहेंगे। जो इंडिपेंडेंट होगा, आपको जहां जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ एटम जो भी होंगे, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल हो या इंडिपेंडेंट एटम होंगे, तो उनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है, ओके, कॉपी इट। ओके, तो देखो इसके आगे हमारे पास एक और एंथैल्पी है, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो शुरू करते हैं हम।
enthalpy of combustion. अब जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था उसी तरह से एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, जितना कंबस्ट होने के लिए जो एनर्जी लगी, उसे हम क्या नाम दे देंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ठीक है, देखो फॉर्मेशन हो, कंबस्शन हो, वेपराइजेशन हो, उसमें करना क्या है कि सिर्फ आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जितने भी हैं उसमें सिर्फ आपको समझना है कि एंथैल्पी विच इज इन्वॉल्व इन कंप्लीट कंबस्शन। क्लियर है ना? एंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स विच इज इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन इज फॉर वेपराइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए जितनी एंथैल्पी लगेगी वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हो जाएगा। फॉर्मेशन के लिए जो लगेगी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। बस इतना आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो अब इसे अगर डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हो, सेम एज इट इज है जैसा हम लोग पहले लिखे थे, सेम प्रोसीजर वी हैव टू अप्लाई हियर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को लिख सकते हैं द हीट एनर्जी, लिखो आप लोग, लिखो द हीट एनर्जी, सॉरी, the heat energy or enthalpy change that accompanies the combustion of 1 mole of a substance in excess of air, इन एक्सेस ऑफ एयर। कोई भी कंबस्शन किसमें होता है भाई? एयर में। हो गया होगा? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, किस टाइप के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज इज according to the following reaction, और रिएक्शन हमारा क्या है? C6H12O6, C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज प्लस 6O2 what gas gives 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecule of water in liquid state. ठीक है, डेल्टा CH is given minus 2900 किलो। अब देखो इसमें डेल्टा सी एच क्या है? डेल्टा सी एच है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, डेल्टा सी एच। वेपराइजेशन होगा तो डेल्टा वेपर, यहाँ वेपर लिखा होगा, ठीक है। एफ लिखा है फॉर्मेशन, एफ ओ आर लिखा है फॉर्मेशन, आर लिखा है रिएक्शन। तो ये सिर्फ इतना आपको समझना है। अगर यहाँ पर नॉट आ जाता है दैट इंडिकेट्स स्टैंडर्ड। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज इज अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन होता है और इसमें जो एनर्जी लगती है, एंथैल्पी लगती है, वो -2900 किलो जूल। कैलकुलेट क्या करना है कि हाउ much heat energy, how much heat energy is involved, how much heat energy is evolved in the combustion of
of combustion of 1.8 gram of glucose. ठीक है, कहता है कि एक रिएक्शन ये होता है और इसमें हीट एंथैल्पी कितना लगता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना लगता है, -2900 kJ. हाउ मच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड इन द कंबशन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. तो इसे आप ट्राई करो, फिर अभी हम इसको देखते हैं किसका सही आ रहा है फिर किसका गलत आ रहा है. ओके, डू दैट. उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे. चलो देखते हैं किसका सही है और किसका गलत है. ठीक है, क्या करें, इसको रहने देते हैं. देखो हम इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए पहले हमारा काम क्या होता है, इसे हम लिख लेते हैं अलग कहीं. डेल्टा CH इज इक्वल टू -2900. ओके, मोलेकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज का निकालना है. मोलेकुलर मास ऑफ ग्लूकोज हम निकाल लेंगे. 6 इंटू सी का कितना होता है, सी का कितना होता है मोलेकुलर मास 12. 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन कितना 16. कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा 96. How much we get here? 6 to 8 to 10, 0 carry 1 and 1 8. 180 ग्राम. अब देखो 180 ग्राम मीन्स 1 मोल ऑफ ग्लूकोज क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इवॉल्व हीट एनर्जी इक्वल टू कितना 2900 -2900 किलो जूल. कितना 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ये कितना मोल है 1 मोल. कोफिशिएंट गिव्स नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर तो 1 है. तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में कितना है 180, या हम इसको लिख सकते हैं कि -2900 अपॉन 180 बाय 180 ग्राम है. 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इवॉल्व्ड हीट एनर्जी इक्वल टू इतना. तो इसमें अगर ये 1 मोल कितना है 180 ग्राम, तो 180 ग्राम से डिवाइड कर दिए. अब बताओ हमारा निकालना क्या है 1.8 ग्राम. अब 1.8 ग्राम में कितना होगा -2900 अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 हो जाएगा. बताओ क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से ये मर जाएगा, 18 और 18 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा -29 आंसर आएगा. तो ये हुआ हमारा रिजल्ट. क्लियर है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग, जिनका आया होगा सही है. यार इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या बता रहा है. क्वेश्चन हमारा था कि कंबशन ऑफ ग्लूकोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन. ग्लूकोज दिया, ऑक्सीजन में बर्न किया, इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिला. हमें निकालना क्या है कि 1.8 ग्राम में कितना कंबशन हुआ, हीट ऑफ एनर्जी कितना लगा, इवॉल्व कितना हुआ, हमें ये निकालना है. तो इस इतने में अगर मान लो 180 ग्राम में कितना एनर्जी इवॉल्व हो रहा है -2900, तो बताओ 1.8 में कितना होगा -2900 अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 एंड वी गेट द रिजल्ट. ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.